Hello everyone, welcome to DS Study Point. We are displaying the performance report of our coaching institute, DS Study Point, and we are running a YouTube channel by this name, DS Study Point. So you can join the classes and keep yourself updated in science and mathematics. Let's start the class. चैप्टर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। बात समझ में आ रही? यूनिट्स और मेजरमेंट भैया पहला प्रिलिमिनरी चैप्टर है। यूनिट किसे कहते हैं सबसे पहला नंबर समझना है। बात समझ में आ रही? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को नापने के लिए यूज किया जाने वाला एक स्टैंडर्ड वर्ड होता है यूनिट। बात समझ में आ रही? जैसे मैं एक तरीके से लिखूं 1, तो इसका क्या मतलब समझते हो? सिर्फ 1 लिख रहा हूं तो इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन जहां मैं लिखता हूं 1 मीटर तो अब तुम समझने लगते हो भैया लेंथ की बात हो रही है। जहां मैं लिखता हूं 1 केजी तुम समझने लगते हो किसी वजन की बात हो रही है। जहां मैं लिखता हूं 1 लीटर तुम समझते हो कोई तरल वस्तु की बात हो रही है। बात समझ रही? जहां मैं लिखता हूं 1 मीटर क्यूब तुम कहते हो कि आयतन की बात हो रही है। समझ में आ रही कि नहीं? वॉल्यूम की बात हो रही है। तो ये चीज थोड़ा सा समझना है। क्या कह रहा है? मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी involve comparison with some certain basic arbitrary chosen internationally accepted reference standard. internationally accepted reference standard का मतलब क्या है? पाकिस्तान में 1 मीटर, भारत में 1 मीटर, अमेरिका में 1 मीटर, ब्रिटेन में 1 मीटर बराबर ही है, बदल नहीं रहा। तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड। इसको हम क्या बोल रहे हैं? यूनिट बोल रहे हैं। बात समझ में आ रही? अब ये इसमें ये दो पार्ट है। यूनिट अगर मैं बात करता हूं तो इसको लिखने का दो पार्ट है। तो एक क्या है? मैग्नीट्यूड है, न्यूमेरल वैल्यू है। क्या है भाई? न्यूमेरल वैल्यू मतलब कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू है। और दूसरा क्या है? एक लेटर है। ये लेटर रिप्रेजेंट करता है यूनिट को। एक का कोई मतलब नहीं, लेकिन 1 केजी का मतलब है, 1 सेंटीमीटर का मतलब है, 1 डेसीमीटर का मतलब है। तो यूनिट्स फॉर फंडामेंटल बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल और बेस यूनिट्स। जैसे कहने का मतलब लेंथ मीटर में नापी जाएगी, वजन केजी में नापा जाएगा, और टाइम को सेकंड में नाप लिया जाएगा, है ना। लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में नाप लिया जाएगा। तो अगर मैं लेंथ, मास और टाइम के बारे में बात करता हूँ तो दीज आर द बेसिक यूनिट्स। बेसिक यूनिट्स मतलब ऐसे यूनिट्स को बनने के लिए किसी और यूनिट की जरूरत नहीं है। दूसरा है डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट उनको कहते हैं जिसमें एक से ज्यादा यूनिट हेल्प करती है बनने के लिए। एक से ज्यादा यूनिट क्या कर रही है? हेल्प कर रही है बनने के लिए। बात समझ में आ रही? द कंप्लीट सेट ऑफ दीज यूनिट, बोथ ऑफ दीज यूनिट, बेसिक यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट, इज नोन एज सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसे हम आगे चल के सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, एसआई यूनिट के बारे में हम पढ़ेंगे भी। अब तो सिस्टम ऑफ यूनिट तुम समझ गए। सिस्टम ऑफ यूनिट में दो पार्ट आ रहा है, लिखते जाएंगे थोड़ा थोड़ा। सिस्टम ऑफ यूनिट में दो पार्ट आ रहा है। कौन कौन सा? एक बेस यूनिट, बेस या बेस और फंडामेंटल यूनिट। एक क्या आ रहा है? बेस और फंडामेंटल यूनिट। आ जाओ आ जाओ। बेस और फंडामेंटल यूनिट। और दूसरा क्या बेटा? डिराइव्ड यूनिट। अच्छे से पढ़ लो, यूनिट्स एंड मेजरमेंट चल रहा है। बेस और फंडामेंटल यूनिट और दूसरा क्या है? डिराइव्ड यूनिट। बात समझ में आ रही? सिस्टम ऑफ यूनिट के दो पार्ट, बेस और फंडामेंटल यूनिट, और दूसरा क्या है? डिराइव्ड यूनिट। बात समझ में आ रही? अब ये बात समझ में आ रही? एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं, लेंथ मीटर में नापी जाएगी, मास केजी में नापी जाएगी, और टाइम सेकेंड में नापा जाएगा। डिराइव्ड यूनिट में अगर मैं बात करता हूं, स्पीड की बात करता हूं, ये देखो डिराइव्ड यूनिट का एग्जांपल है। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस को किस में नापते हैं? और टाइम को, यानी कि मीटर पर सेकंड। बना कि नहीं बना? देखो इसमें दो यूनिट यूज हो रही है कि नहीं हो रही? बोलो भाई, दो यूनिट यूज हो रही है कि नहीं? मोमेंटम बताओ बेटा, मोमेंटम की फार्मूला क्या होता है? मोमेंटम का P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। न्यूटन सेकंड लॉ में पढ़ा होगा।
मास का क्या होता है केजी, वेलोसिटी का क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड। ये देखो डिराइव्ड यूनिट है कि नहीं। तो जहां पे दो या दो से अधिक यूनिट का प्रयोग हो किसी एक क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिराइव्ड यूनिट। और यहाँ पे बेसिक यूनिट या फंडामेंटल यूनिट क्या बोलेंगे, जो अकेले खुद ही अपने आप डिफाइन हो सकता हो, उसे किसी और यूनिट की जरूरत ना हो। उसके बाद आगे की चीजों को समझते हैं। अब कई सारे सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में कई सारे सिस्टम है, जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में अगर मैं बात करूं तो उसमें अभी ये पढ़ो बेटा, वो बंद करो। तो इसमें सबसे पहली चीज क्या है, सीजीएस सिस्टम, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकेंड। दूसरा है एफपीएस सिस्टम, एफ फॉर फुट, पी फॉर पाउंड और एस फॉर सेकेंड। और तीसरा है एमकेएस सिस्टम, एम फॉर मास, के फॉर बताओ, एम फॉर क्या है मीटर, सॉरी, के फॉर किलोग्राम और एस फॉर सेकेंड। तो द सिस्टम ऑफ यूनिट विच एट प्रेजेंट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड फॉर मेजरमेंट इज सिस्टम इंटरनेशनली डी यूनिट। ये फ्रेंच में है, ऐसे लिखते हैं, सिस्टम को सिस्टम में लिखेंगे, है ना। तो यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट जिसे हम क्या जानते हैं आज के डेट में, हम उसको एब्रिविएट करते हैं, मतलब शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एसआई यूनिट। क्या बोलते हैं भाई, एसआई यूनिट। ये बात क्लियर हो रही। अब यहाँ पर दो एंगल्स के बारे में बात की गई है, थोड़ा समझने वाली बात है, एक प्लेन एंगल, एक सॉलिड एंगल। किसके बारे में बात हो रही है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। लिखते जाएंगे दनादन, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, क्योंकि ये क्लास थोड़ी सी तेज चलेगी। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल के बारे में बात करूं तो तुम लोगों ने पढ़ा होगा एक फार्मूला जो मैं बार बार सिखाता हूं, कोण बराबर चाप बटे में त्रिज्या, एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। सिखाया गया आपको, एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। बेटा यहाँ पे एंगल क्या है, थीटा, तो डी थीटा इक्वल टू आर्क कितना है, डीएस, अपनी कोचिंग का नाम आ गया, देख रेडियस, डीएस अपान में आर। बात समझ आ रही, डी थीटा इक्वल टू डीएस अपान में आर। डी थीटा इज वेयर, डी थीटा इज प्लेन एंगल, डी थीटा इज प्लेन एंगल। अब जैसे मान लो यहाँ पे मैं कोई इस तरीके से लाइन खींच देता हूँ, यहाँ पे कोई एंगल बन जाता है डी थीटा, ये प्लेन एंगल है कि नहीं है। प्लेन एंगल का मतलब, प्लेन एंगल का मतलब जिसे सिर्फ ड्रा किया जा सकता है, जैसे कटरीना कैफ, बात से एक बढ़िया कलाकार आया, एकदम जबरदस्त इमेज बनाई उनकी। अब भाई इमेज देख ही सकते हो, कटरीना कैफ से हाथ मिलाने का कोई सिस्टम नहीं है, उसमें मिलाया जा सकता है। अब पेपर पे है कटरीना कैफ भाई, इट कांट बी ऑब्टेन्ड। सेम ऐसे ही इसमें भी है, प्लेन एंगल का मतलब दिखेगा तो, लेकिन कुछ कर नहीं सकते, पेपर पे ड्रॉ किया जा सकता है। लेकिन सॉलिड एंगल क्या है, रियलिटी में दिखेगा, आप भी मिला सकते हैं, समझ रहे हो कि नहीं। हालांकि हमारा तो भाग्य हुआ नहीं, शायद आप लोग का हो जाए। तो यहाँ पे देखो डी ओमेगा अगर हम बात करें तो डी ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी ओमेगा इक्वल टू, बेटा देखो यहाँ पे सॉलिड एंगल है, तो सॉलिड एंगल में क्या होगा, एरिया पूरी आएगी और अपान में क्या आएगा, आर की जगह पे आर स्क्वायर आएगा, तो क्या आएगा, डी ए अपान में आर स्क्वायर। जैसे आइसक्रीम का कोन, आइसक्रीम का कोन, वो लाल वाली आइसक्रीम नहीं आती थी, अभी भी तो आती ही है, जैसे वाली जो होती है ऊपर, ये ऊपर तक भर देते हैं उसको, खाते खाते आए, खाते खाते आए यहाँ तक रुक जाओ। तो इस समय जो एंगल है ये सॉलिड एंगल है, इस समय जो भी ये एंगल है ये क्या है, सॉलिड एंगल है, डी ओमेगा है, समझ गए, ये सॉलिड एंगल है। बात समझ रही। तो ये क्या हो जाएगा, डी ए अपान में आर स्क्वायर आएगा, याद रहेगा, डी ओमेगा इक्वल टू डी ए अपान में आर स्क्वायर, डी थीटा इक्वल टू डी एस अपान में आर। अब इसका क्या है, इसका ऐसा यूनिट क्या है बेटा, डी थीटा का ऐसा यूनिट है रेडियन, क्या है, और इसका ऐसा यूनिट क्या है, स्टेरेडियन, क्या है, स्टेरेडियन। एक का क्या है रेडियन, एक का क्या है स्टेरेडियन, याद रहेगा कि नहीं। अब थोड़ा सा समझना है कि देयर इज द रिलेशनशिप बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, लिखते जाएंगे धनाधन, रिलेशनशिप बिटवीन, तूने तो पढ़ा है मैथ में, बता क्या होता है,
रेडियन और डिग्री में रिलेशनशिप क्या है? हाँ बेटा, हाँ सही बात। तो सही बोल रहा है लड़का। क्या कह रहा है? पाई बाई 180, जैसे 90 डिग्री दिया हुआ है, इसको रेडियन में बदलना है तो क्या करेंगे? गुड़े पाई बाई 18 180 कर देंगे। क्या कर देंगे? तो ये क्या बन जाएगा? पाई बाई 2 बन जाएगा कि नहीं? 90 से 180 कट जाएगा, दो। समझ गए? नोट करेंगे। और जब जब अब देखो हम लोग क्या हुए, डिग्री से कहाँ गए थे? रेडियन में गए थे, तो ये कहानी है। डिग्री से रेडियन में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई 2 से, सॉरी पाई बाई 180 से। और रेडियन से डिग्री में जाएंगे तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 180 अपॉन में पाई से। बात समझ आ रही? अब तो पाई बाई 2 है, तो पाई बाई 2 को 180 अपॉन में पाई से अगर डिवाइड किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 90 डिग्री देखो वापस आएगा नहीं। नोट करें, नोट करें, सारी चीजें यूज में आने वाली। क्या तो आ रहा है ना ये चैप्टर? ठीक बात है। तो इस तरीके से चीजें चल रही हैं, थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे, जल्दी जल्दी इसको देखेंगे। लेंथ, लेंथ का क्या है? मीटर। और सिंबल क्या है? मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, इलेक्ट्रिक का करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या होता है बेटा? कैंडला होता है, याद रखेंगे। बाकी ये सब वैल्यू बहुत ज्यादा, इधर वाली चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मेन चीज आपको याद होनी चाहिए। बाकी इसमें आप लोग को वैल्यू थोड़ी सी ध्यान दे दें। एक मिनट में कितना होता है? 60 सेकंड। एक आवर में कितना होता है? 60 मिनट। एक दिन में कितना होता है? 24 घंटा। और एक ईयर में 365.25 डेज। एक डिग्री में क्या होता है? पाई बाई 180। अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा था। एक लीटर में कितना होता है? देखो, एक लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है, ये दिमाग में रखेंगे। एक टन में कितना होता है? एक कुंटल में कितना? एक कुंटल में, एक कुंटल बराबर 100 किलो। और एक टन बराबर 10 कुंटल। एक टन बराबर क्या होता है? 10 कुंटल। 10 कुंटल का मतलब क्या हो जाएगा? 1000 किलो। 10 कुंटल का मतलब क्या हो जाएगा? 1000 केजी। ठीक है, उसका नंबर भेजना। कैरेट 200 mg के बराबर। बार 0.1 मेगा पास्कल यानी 10⁵ ये इसका बेसिकली वैल्यू होती है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। चूरी की वैल्यू आगे याद हो जाएगा, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। चूरी की वैल्यू जो है 3.7 इंटू 10⁻10 होती है। रोइंटजेन जिसने एक्सरे का आविष्कार किया था, रोइंटजेन कौन था जिसने एक्सरे का आविष्कार किया था? तो 2.58 इंटू 10⁻⁴। क्विंटल 100 केजी। समझ में आ रहा है? क्विंटल कितना होता है? 100 केजी। बार्न जो होता है 100 फेम्टोमीटर का स्क्वायर, यानी कि 10⁻⁸ मीटर स्क्वायर होता है। एयर, एयर क्या होता है? एक डेकामीटर स्क्वायर, मतलब वो 10⁻² मीटर स्क्वायर एयर। हेक्टेयर क्या होता है? 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। और स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखो 1.013 इंटू 10⁵ PATM। ठीक है ना? ये सारी की सारी चीजें इसमें दी हुई है, तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं, ये सारी वैल्यू मिल ही जाती। अब कुछ चीजों के बारे में बात करनी है, सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में बात करना। ये सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते? ठीक है, अब सिग्निफिकेंट फिगर्स को जानने के लिए कुछ रूल्स होते हैं बेटा, ध्यान से देखेंगे, ये रूल जल्दी से लिखेंगे। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ऑल द जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट। तीसरा, इफ द नंबर इज लेस देन 1, if the number is less than 1, 0 on the right of the decimal place decimal point but to the left of the first non-zero digit are not significant। ये चार इसके वो है पॉइंट्स है, जल्दी से नोट करो इसको, मैं बताता हूँ। यहीं से मेन सिग्निफिकेंट नंबर्स निकालना सीख जाओगे।
अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे यहाँ पे लिख दिया गया 1 2 3 4, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? क्योंकि ऑल नॉन जीरो है ना, तो इसमें तो ज्यादा दिमाग ही नहीं लगा। दूसरे वाले का एग्जाम्पल ये है 2.308, इसमें कितना है? क्यों? इसमें एक चीज लिखा है, तुमने पढ़ा नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ रूल पढ़ो। ऑल द जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर कोई जीरो आता है, चाहे डेसिमल पॉइंट कहीं भी हो, तो उसको सिग्निफिकेंट माना जाएगा। यही तो दूसरे पॉइंट का नियम है बेटा, समझ आ रहा है? समझे कि नहीं समझे? दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर कोई भी जीरो आ रहा है, चाहे डेसिमल पॉइंट कहीं भी हो, समझ गए, तो उसको क्या माना जाएगा? सिग्निफिकेंट। अब तीसरे का एग्जांपल देखो, तीसरे का एग्जांपल इसने खुद ही दिया हुआ, देखो कह रहा है इफ द नंबर इज लेस देन 1, तो लेस देन 1 होगा तभी तो 0.000 करके आएगा। ऑन द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉन सिग्निफिकेंट, मतलब कि ये पहला नॉन जीरो डिजिट है टू, इसके लेफ्ट में चाहे जितने भी हो, ये लेफ्ट है ना बेटा, इधर इधर जाओ तो क्या है? लेफ्ट, और इधर क्या है? राइट, ठीक है ना? कह रहा है कि राइट वाले जीरोज को तो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ गया, 2 3 0 क्या है? नॉन जीरो डिजिट के बीच में है, तो ये तो 4 रहेगा, लेकिन इधर वाले 1 2 3 जीरो जो है, इसका कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आ रही? अगला देखो, द टर्मिनल आर ट्रेलिंग जीरो इन द नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। जैसे 123 मीटर लिखा हुआ है, इसी को 1 2 3 डबल जीरो सेंटीमीटर लिखा गया, या 1 2 3 एक और जीरो लगा दोगे तो mm में बदल जाएगा, लेकिन इन तीनों में ही सिग्निफिकेंट फिगर की डिजिट कितनी है? 3 ही है। क्लियर है? राइट में चाहे जितना भी जीरो लगा दो विदाउट पॉइंट, कोई मतलब उसका नहीं रहता। ट्रेलिंग जीरो इन अ नंबर विद डेसिमल पॉइंट, लेकिन अगर डेसिमल पॉइंट के साथ आ जाएगा, ध्यान दें, डेसिमल पॉइंट के साथ आएगा तो सिग्निफिकेंट है। अब विदाउट डेसिमल पॉइंट के आ रहा है तो नॉन सिग्निफिकेंट है। अब जैसे यहाँ पे आ जाए ऐसे 3.5000, आप बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 5 होंगे। बात समझ आ रही? कितने होंगे? 5। अच्छा इसमें बताओ कितने? 4 ही होंगे ना रे। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट उसके राइट वाले देखना है, लेफ्ट वाला छोड़ देना है, ये तो सिखाया था। कंफ्यूजन तो नहीं है? पक्की बात, ये बड़ी पक्की बात सिखा दी गई। समझ में आ रही कि नहीं? 4 रूल कौन कौन से? हेमंत बता भाई। किसी को भी याद है बता सकता, धनाधन, टाइम नहीं। पहला रूल है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट ना, क्या बोला? नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑल सिग्निफिकेंट, पहला रूल ये। दूसरा क्या बताया गया? दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर कोई जीरो आता है, चाहे डेसिमल कहीं भी हो, तो वो सिग्निफिकेंट होगा। तीसरा क्या है? लेफ्ट साइड में, अगर पॉइंट के लेफ्ट साइड में आ रहा है जीरो तो सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन अगर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के राइट में आ रहा है तो सारे के सारे सिग्निफिकेंट है। अगला, जब बोल आराम पर बैठने आया है। अगला सबसे लास्ट वाला, कि पॉइंट अगर आ जाते हैं, किसी नंबर में पॉइंट आ जाता है और राइट साइड में अगर जीरो लगा हुआ है तो हम उसे काउंट करेंगे तो उसमें काउंट। सही बात है, विदाउट पॉइंट के चाहे जितने जीरो आ जाए वो नहीं काउंट होगा। चलिए ठीक, समझ गए। तो ये सारी बातें समझ में आ गई, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात? ये तो सारी बातें बता गई। रूल्स फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशंस विद द सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इसमें थोड़ा सा कुछ चीजें दी हुई है। इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी सिग्निफिकेंट फिगर एज देयर आर इन द ओरिजिनल नंबर विद द लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर्स। जैसे इस वाले में देखो, बताओ भाई, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? और इसमें कितने हैं? 4।
तो इसके रिजल्ट में कम से कम कितने सिग्निफिकेंट फिगर आने चाहिए? क्लियर बात? इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी डेसिमल पॉइंट एज आर देयर इन द नंबर विद द लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ आ जाओ, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं और इसमें कितने हैं? तो इसमें कितने हैं? अब बताओ भाई, बोलो डिफरेंस में क्या होगा और एडिशन में क्या होगा? एडिशन में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो सम ऑफ ये दिया हुआ है और इसका, तो यानी कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 5। इसमें कितने? इसमें कितने और इसमें कितने? बट द लीस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट इज 227.2, ये है ना, तो कितने हैं? 4 इज करेक्ट ओनली टू द 1 प्लेसेज, 1 प्लेस तक लिया, ठीक है ना। द फाइनल रिजल्ट शुड देयरफॉर बी राउंडेड ऑफ टू द 1 प्लेस तक। जैसे समझना थोड़ा सा यहाँ पे, इसमें जब कोई वैल्यू दी जाती है तो उसमें देखा जाता है कि भाई किसको कितने डेसिमल प्लेसेस तक लिखा गया है। इसको देखो 3 डेसिमल प्लेस तक, इसको देखो बेटा कितना 2 डेसिमल प्लेस तक, इसको कितना 1 डेसिमल प्लेस। तो जब आप फाइनल करोगे, जब आप उसको जोड़ोगे, तो जोड़ने के बाद आपको भी क्या करना है? लीस्ट डेसिमल प्लेसेस तक ले आना है। तो देखो 663.821 है, तो इसको हमने क्या कर दिया? राउंड ऑफ करके क्या ले आए, क्योंकि ये 2 है तो हटाया जा सकता है ना, 5 से ऊपर होता तो बढ़ा देते। तो क्या लिखते हैं? 663.8 लिख दिया और ये भी 1 डेसिमल प्लेस पे इसको ले आए, इसमें कोई प्रॉब्लम? सिमिलरली द डिफरेंस इन लेंथ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, बताओ इसमें बताओ। 0.307 मीटर में से 0.304 घटा दिया, कितना है? 0.03। अगर मैं देखूं इसमें, तो इसमें कितना है? 3 डेसिमल प्लेस, इसमें भी कितना है? 3 डेसिमल प्लेस, लेकिन घटाने पे कितना आया? 1। बात समझ आ रही? और इसको लिख क्या रहे हैं? 3 × 10⁻³ नोट दैट वी शुड नॉट यूज द रूल 1 फॉर मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, ये सब नहीं यूज करना है इसमें। बात समझ में आ रही? तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि सब्ट्रैक्शन के केस में कहानी बदल भी सकती है। They do not convey the precision of measurement properly. For addition and subtraction, the rule is in terms of decimal places. कैसे लगेगा? डेसिमल प्लेस वाला नियम है ना, कि हम लोगों ने देखा कि ये क्या है? डेसिमल लगा, डेसिमल के बाद हम लोग आगे गए और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट देखा और उसके बाद इधर देखना है और फिर इधर देखना। तो इधर तो 0 मिल रहा है, कुछ नहीं, तो इधर 1 मिला तो 1 होगा। अब राउंडिंग ऑफ अनसर्टेन नंबर्स, थोड़ा सा इस चीज को समझ लें। ये सब तो आप लोगों को आता ही होगा, इसमें कोई खास बात नहीं है। जैसे 2.746 दिया हुआ है, तो ये 6 5 से ज्यादा है, तो हम चाहें तो ये 4 को क्या कर सकते हैं? 5 कर सकते हैं, 2.75 कर सकते हैं। 1.743 है, तो ये 3 जो है 5 से कम है, यानी कि 1.74 लिख सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात है क्या? अगर ज्यादा हो तो 1 बढ़ा देना है, 5 से ज्यादा हो तो 1 बढ़ा देना है, और 5 से कम हो तो उसको ही हटा देना है, घटाना नहीं है, उसको ही हटा देना है, बगल वाले संख्या को ही हटा दे। तो बहुत छोटी मोटी बात है। अब यहाँ पे देखो कुछ दिया हुआ है, ईच साइड ऑफ क्यूब इज 7.203, व्हाट आर द टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब टू अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें सीधे सीधे क्या करना है तुम्हें? नॉर्मल मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगाना है और कुछ नहीं करना। तुम्हें पता होगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? 6a², तुम लोगों ने पढ़ा है 6 × a²। 6 × a की जगह पे क्या होगा? 7.203, और इसका स्क्वायर कर दोगे, जो भी आंसर आएगा। अब तुम्हें पता है कि इसमें जब मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल कितने अंक पे लगाओगे? वाह भाई वाह, 6 अंक पे लगेगा। 3 3 क्या हो जाएगा? 6। समझ गए बेटा? उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे बात करूं इस वाले में क्यूब के बारे में, तो क्यूब में कितने अंक पे लगेगा? 9 अंक पे लगेगा। बात समझा रही? देखो ये आएगा अभी, तो इसमें क्या अभी पूरा फाइनल नहीं दिखाया इसने, पूरा 9 अंक पे लगेगा। बात समझा रही? तो इस तरीके से इन्होंने इस चीज को क्या कर दिया है? राउंड ऑफ करके दिखा दिया है। तो आप लोग भी कर सकते हो, ये कोई बहुत बड़ी चीज इसमें नहीं।
एरर का पार्ट इसमें बहुत कम है, लेकिन थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ। रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द अनसर्टेनिटी इन रिजल्ट ऑफ अरिथमेटिक कैलकुलेशन, कह रहा है ध्यान से देखना, द रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द अनसर्टेनिटी आर एरर इन नंबर और मेजर्ड क्वांटिटी इन अरिथमेटिक ऑपरेशन कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जांपल। पहला दिया हुआ है क्या, इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ थिन रेक्टेंगुलर शीट आर मेजर्ड यूजिंग अ मीटर स्केल दैट इज 16.2 सेंटीमीटर और 10.1 सेंटीमीटर। ध्यान देना, there are three significant figure in each of the, तो 16.2 में कितने significant figure, तीन, इसमें भी कितने हैं, तीन। It means that the length may be written as, क्या लिखा गया है, 16.2 प्लस माइनस 0.1, क्या लिया है, प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ये क्या है, एरर लिया गया, नापने में जो गड़बड़ी है उसको क्या कर लिया, 0.1 सेंटीमीटर लिया। ठीक है, अब यहां पे उसी तरीके से इसमें भी किया, बात समझ रही, इसी तरीके से इसमें भी किया, 10.1 प्लस 0.1 सेंटीमीटर, तो यानी कि 10.1 प्लस का 1% है ये, और ये वाला देखोगे तो कितना आएगा, 0.6% आएगा। ये कितना आएगा, 0.6%। नहीं समझ में आ रहा हो तो कैसे करेंगे, 10 अपॉन में 16.2 इंटू 100 कर देंगे, तो यही चीज आ जाएगी। ठीक है, इसमें बहुत बड़ी बात है। अब उसके बाद थोड़ा सा समझने वाली बात यहाँ पे ये, देन द एरर ऑफ द प्रोडक्ट क्या होगा, क्योंकि अभी हमने लेंथ नाप ली, ब्रेथ नाप ली, तो अब हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना। लेंथ और ब्रेथ नाप लेंगे तो क्या निकलेगा, एरिया निकलेगा। तो यहां से L इंटू बी किया तो 10.1 इंटू 16.3 कर दिया, तो ये आंसर आ गया। और प्लस माइनस क्या आ गया, 1.6, प्लस माइनस क्या आ रहा है, 1.6%, और 1.6% का कितना आ जाएगा, ये वैल्यू 2.6। अब देखो, एक 0.1 सेंटीमीटर यहाँ पे आ रहा था, और 0 पॉइंट कितना आ रहा था इधर, 0.1 सेंटी, प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर यहाँ लिया था, और प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर यहाँ लिया था। तो यहाँ पे क्या बन गया था, 0.6% बन गया था। यहाँ पे कितना बन गया था, 0.6%, और वहां पे कितना बन गया था, 1%। तो ये टोटल कितना बन गया, 1.6 ना, 1% और 0.6% क्या बन जाएगा, 1.6% टोटल एरर आ गई। अब जब लेंथ निकाल रहे हो तो लेंथ और ब्रेथ को जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो एरर भी क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, मतलब स्क्वायर में हो जाएगा, एरर भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर में हो जाएगा। तो अगर मैं देखूं तो 1.6 का स्क्वायर क्या आएगा, 2.56 आएगा, और जब ये राउंड ऑफ होगा तो क्या होगा, 2.6%, है ना, 2.6 सेंटीमीटर स्क्वायर डायरेक्ट लिख दिया इसमें। ठीक है ना, तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया गया है। दिस लीड अप टू कोट द फाइनल रिजल्ट। अब इसने 2.6 को क्या कर दिया, और राउंड ऑफ कर दिया, और क्या बना दिया, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या बना दिया, 3 सेंटीमीटर, और 163.62 को क्या लिख दिया, 164 लिख दिया। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, समझ में आ रही। If a set of experimental data is specified to n significant digits, a figure obtained by combining the data will also have a valid to n significant figures. जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिख लेंगे, 12.9 ग्राम में से 7.06 ग्राम को घटाया जाए, तो इसमें भी देखो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, इसमें भी कितने हैं, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है। अब इसको तुम घटाओगे तो कितना आएगा, 5.84। बात समझ रही, क्या लिखा है, 5.84, लेकिन तुमने इसमें देखा है, क्या देखा है कि 12.9 मतलब 1 पर आ रहा है ना, मतलब समझ रहे हो कितने डेसिमल पॉइंट पे आ रहा है, 1 पर। तो इसकी रिजल्ट को भी हमें किससे मॉडिफाई करना पड़ेगा, 1 डेसिमल पॉइंट पर ले आना पड़ेगा। इसमें 2 पर भले आ रहा है, लेकिन लीस्ट डेसिमल पॉइंट पर हमको ले आना है। तो वैल्यू जब आई 5.84, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 5.8 ग्राम। 4 को गायब करना पड़ेगा, अगर 5 होता तो क्या कर देते, 8 की जगह 9 कर देते, 5.9 ग्राम। The relative error of value of number, देखो क्या कह रहा है, the relative error of value of number specified to significant figure depends not only on n but also on number itself। जैसे यहाँ पे दिया हुआ, accuracy of measurement of 1.02 ग्राम is 0.01 ग्राम है, ठीक है। 1.02 ग्राम को नापने में कितना प्लस हो सकता है, कितना माइनस हो सकता है, 0.01 ग्राम, ओके। Whereas another measurement 9.89 ग्राम को नापने में भी कितनी एक्यूरेसी अंतर आ रही है, 0.01 ग्राम।
तो रिलेटिव एरर कितना आ रहा है? अगर तुम देखोगे रिलेटिव एरर, तो पहले वाले में रिलेटिव एरर देखो, पहले वाले में रिलेटिव एरर कितना आएगा? 0.01 ग्राम डिवाइडेड बाई 1.02 ग्राम इंटू 100, यही तो होता है। डिफरेंस अपॉन में ओरिजिनल इंटू 100, यही होगा ना कि किसी चीज को नापने में कितने की गलती आ रही है, तो 0.01 ग्राम की आ रही है। और कितना ग्राम था वो, तो रियलिटी में इतना ग्राम था, तो 100 से गुणा कर देंगे तो पता चल जाएगा परसेंटेज एरर कितना है। तो परसेंटेज एरर कितना है? ±1%। तो उसी तरीके से इसमें देखा गया 0.01 ग्राम अपॉन में 9.89 इंटू 100, तो देखा गया कितना है? 0.1% आया। तो ये सारी चीजें तुम्हें समझना पड़ेगा। जैसे मान लो एक नॉर्मल सी बात है, सिविल इंजीनियरिंग में इस चीज का बड़ा ध्यान रखा जाता है। मैंने तुमसे बोला ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, क्या बोला भाई? ये ए पॉइंट है और यहाँ पे तुम्हारा बी पॉइंट है, समझना ध्यान से बेटा। और ये तुम्हारा बोल दिया गया कि ये 100 मीटर की दूरी है, या तुम गए और फीता से नाप लिए, टेप लेंथ है ना, टेप लेंथ से तुमने मेजर कर लिया कि कितना है? 100 मीटर है। और तुम्हें ये बता दिया गया कि टेप लेंथ में एरर कितना आ रहा है, वो बता। हर टेप का अपना एरर होता है ना, क्लॉथ वाले टेप, इनवार वाले टेप, मेटल वाले टेप, सबका अपना एरर है। तो इसमें अगर तुमसे बता दिया कि भैया एरर 1% है, एरर कितना है? 1% है, तो ये एक्चुअल में लेंथ कितनी है बता? बहुत अच्छे। एक्चुअल लेंथ कितनी है जल्दी बताएंगे? सही बात है यार। एक अब देखो, नापने का 100 नाप दिया और है कितना? 101 नहीं हो सकता। 1% एरर है। हाँ, तो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी तो हो सकता है। तो यानी कि क्या लिखेंगे? 100 प्लस माइनस 1, क्या लिखेंगे? 100 प्लस माइनस, तो इसकी दो वैल्यू आ जाएगी, या तो 101 मीटर या तो 99 मीटर। समझ आ रही? तो कोई भी चीज जिस चीज से हम नाप रहे हैं वो रियली में देखा जाए, क्या वो एब्सोल्यूट वैल्यू देता है? नहीं देता। अगर तुम किसी भी चीज को बहुत गहराई से नापने चलो तो हर जगह एरर निकल के आएगा। हर हर इंस्ट्रूमेंट का अपना एक लीस्ट काउंट होता है। वर्नियर कैलिपर्स, समझ गए कि नहीं? तो हर इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट है, हर इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट। हर मशीन थोड़ी बहुत तो गलत करती है, वो बहुत प्रिसीजन में करती है, बहुत छोटे लेवल पे करती है, इसलिए पकड़ में नहीं आती। अब फीता ही है, फीता ही है। अब लेजर से नापोगे वैल्यू कुछ और आएगी, फीता से नापोगे वैल्यू। अब जैसे ये प्लास्टिक वाली टेप है, वो तो कितने लड़के नाप रहे हैं, खींच रहे हैं, वो इलास्टिक होती है, थोड़ी सी उसमें इलास्टिसिटी होती है, वो फैल गई। अगर फीता फैल जाए तो दूरी ज्यादा नापेगी कम नापेगी? जमीन ज्यादा नाप लेगी और वैल्यू कम रह जाएगी। नहीं समझे? प्लास्टिक वाला फीता है, खींच लिया गया है, तो क्या होगा? जमीन ज्यादा नाप लेगी और वैल्यू कम दे देगी। नहीं समझे? डिस्टेंस ऑन ग्राउंड विल बी मोर देन डिस्टेंस मेजर्ड, तो एरर ही तो है ये। अब 100 मीटर ये नाप के बता दी, जमीन है 101 मीटर, गड़बड़ हो जाएगा ना। इसीलिए इनवार टेप का यूज किया जाता है। सिविल इंजीनियरिंग में इनवार टेप सबसे प्रिसाइज मानी जाती है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, आप लोग अपने अपने बुक खोल लें। बहुत अच्छे। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो आप लोगों को बताई गई। फिर मैं डायमेंशन के बारे में अभी बात करने वाला हूं, ठीक है? डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात करता हूं, तो तीन मेन डायमेंशंस, तीन मेन के बारे में बात होगी। जैसे सबसे पहला नंबर लेंथ है, और क्या है? मास है, और क्या है? टाइम। तो अब हम डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में अगर बात करें, सब लोग अपनी कॉपी खोल लो। डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे तो तीन के बारे में मेन बात होगी, और एक और भी है।
एक और भी है, उसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट, जिसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किसे? तो अगर मैं बात करूं लेंथ, मास और टाइम, ठीक है, लेंथ, मास, टाइम और इलेक्ट्रिक करंट। लेंथ को रिप्रेजेंट करेंगे एल से, मास को रिप्रेजेंट करेंगे एम से, टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे टी से, और इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करेंगे एम्पियर यानी ए से। समझ गए? नोट करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो अब कुछ चीजों के हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं कि निकालते हैं भाई कैसे चल रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं फोर्स की, बात समझ रही, और फिर उसके डायमेंशनल होमोजेनिटी के बारे में भी समझेंगे कि होता क्या है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी हम लोग कुछ क्वांटिटीज को लेते हैं और समझते हैं कि होता क्या है। फोर्स के बारे में बात करते हैं। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकाला जाए? फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है? सारे फार्मूले याद होने चाहिए। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है? बिल्कुल सही बात है। एक्सेलरेशन यानी कि v माइनस यू अपॉन टी, यानी कि वेलोसिटी अपॉन टाइम। थोड़ा सा अगर समझा जाए तो इसका यूनिट होगा केजी, और एक्सेलरेशन का तुम्हें पता है मीटर पर सेकंड अपॉन में सेकंड, यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही होगा। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला कितना आसान होगा? डायमेंशनल फार्मूला फोर्स कितना आसान होगा? क्या होगा? केजी का एम होगा, केजी का क्या होगा? एम। लेंथ का क्या होगा? लेंथ का बोलो, एल। और ये टाइम का क्या होगा? टी का, अबे टी का स्क्वायर ना, तो क्या बनेगा? एम एल और टी का स्क्वायर जो नीचे ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा? नोट करो। समझ आ गए? उसी तरीके से तुम लोगों को अब वर्क का बनाना है बेटा। वर्क का, वर्क इक्वल टू क्या होता है? वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। समझ गए? वर्क इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स की वैल्यू तुम्हें पता है, फोर्स की वैल्यू क्या अभी भी देखा? एम एल टी माइनस टू इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी एल। तो वर्क का क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ? एम एल का स्क्वायर टी माइनस का टू। कितनी आसान बात, समझ में आ रही कि नहीं? अब चलो जल्दी से मुझे बताओ मोमेंटम का। P इक्वल टू क्या होता है? M इंटू वी। जल्दी से बताओ बेटा। पगला आ गया है भाई लड़का। वेलोसिटी का क्या होगा?
जल्दी करेंगे। बैल है। गुड, ये आंसर होगा MLT-1। क्यों भाई, हेमंत कर लिया था कि नहीं? ये लड़का बड़ा है शांत, बोल नहीं पा रहे हो? कर लिया है। बोलना है भाई, बोलने का कोई टैक्स नहीं ले रहे हैं। MLT-1। कोई प्रॉब्लम? कुछ और चीजें ले लेते हैं साथ में, बताएंगे और क्या ले सकते हैं। देखते हैं इधर ही से, ये क्या ले रहा है। डायमेंशनल होमोजेनिटी सिखा रहा है, कोई नहीं, हम लोग अभी देखेंगे। डेंसिटी का निकालो। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? बिल्कुल सही बात है, जल्दी से करेंगे। ए क्यूब यानी कि L की पावर 3। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? ML की पावर -3। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। बात समझ में आ रही? तो ये सारी की सारी चीजें आप लोग समझ पा रहे हो कि किस तरीके से काम कर रही है। अब थोड़ा सा कुछ और चीजें समझना है कि यार डायमेंशनल इक्वेशंस बनाना सीख गए आप लोग, किस तरीके से काम हो रहा है। अब इसका क्या एप्लीकेशन है वो भी समझ पाओगे, और डायमेंशनल कंसिस्टेंसी क्या है या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है ना, डायमेंशनल होमोजेनिटी जिसे हम बोलते हैं। तो डायमेंशनल होमोजेनिटी क्या है, कहने का मतलब कोई भी फार्मूला लिखा गया है, ध्यान समझना, मैं एग्जांपल बता देता हूँ, डायरेक्टली समझ जाओगे कि डायमेंशनल होमोजेनिटी क्या है या कंसिस्टेंसी क्या है। जैसे ये फार्मूला लिखा गया है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv², दुनिया जानती, समझ में आ रहा। और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या बोला गया है? mgh, ये भी जानते हो। और ये भी जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पर 1/2 mv² जो है mgh के बराबर हो जाता है कि नहीं? तो अब तुमको ये चेक करना है कि क्या ये डायमेंशनली कॉन्सिस्टेंट है कि नहीं है। तो दोनों का तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा? डायमेंशनल फार्मूला निकालना पड़ेगा। अगर दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम आ रहा है तो क्या बोलेंगे कि ये डायमेंशनली कॉन्सिस्टेंट है, नहीं आ रहा है तो क्या बोलोगे? डायमेंशनली इनकॉन्सिस्टेंट है। तो चलो एक काम करो, इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालो एग्जाम्पल के तौर पे। तो पहला नंबर ध्यान देंगे, जब डायमेंशनल फार्मूला निकालने चलते हैं तो उस समय न्यूमेरिक वैल्यू को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। तो m है, तो m सबसे पहले आया, m का क्या हो जाएगा? कैपिटल N। वेलोसिटी का क्या हो जाएगा? लेंथ अपॉन में टाइम, और इसका क्या कर दिया? स्क्वायर। यहाँ पे देखो बेटा m है, m का तो m हो जाएगा। ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g क्या है यहाँ पे? एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है? एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा? L/T का होल स्क्वायर इंटू h क्या होगा? मीटर में होगा। h क्या होगा? मीटर में होगा। तो यानी कि क्या लिखेंगे यहाँ पे? L ना, बोल ही नहीं रहे हैं सब, बात समझ आ रही? अब यहाँ पे ये सारी की सारी चीजें देख ली हम लोगों ने, ठीक है ना। mgh x, अच्छा सॉरी, ये गलती कर दी है मैंने, थोड़ा पूरा स्क्वायर नहीं होगा, t का स्क्वायर होगा ना, वो मैं गलती कर रहा। तो यहाँ पे क्या बना? ml² t की पावर -2, और यहाँ पे भी क्या बना? ml² t की पावर -2। तो ये डायमेंशनली कॉन्सिस्टेंट है कि नहीं है? तो अब तुमसे कोई पूछेगा कि डायमेंशनल फार्मूला का यूज क्या है, तो तुम बता सकते हो कि भाई कोई भी रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई करने के लिए जरूरी है कि भाई ये फार्मूला लिखा गया है तो ये डायमेंशनली कंसिस्टेंट है कि नहीं। ये कैसे पता चलेगा? डायमेंशनल फार्मूला से पता चलेगा, क्योंकि उन दोनों के डायमेंशनल फार्मूला क्या होंगे? सेम होंगे। क्लियर बात?
अब ये सब कुछ दिया हुआ है बेटा तुम्हारे को, ध्यान से देखो क्या सवाल है। कह रहा था एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जे बराबर के जी मीटर स्क्वायर एस की पावर -2, है ना। एनर्जी का दिया हुआ है, जे बराबर क्या दिया हुआ, के जी एम की पावर 2 एस की पावर -2, दैट ऑफ स्पीड v इज मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, which of the formula for kinetic energy k is given below can you rule out on the basis of the dimensional argument m stand for mass of body। अब इसमें से कह रहा है कौन सा फार्मूला जो है ये रूल आउट करेगा, कौन सा मतलब इस चीज को सेटिस्फाई करेगा, बताओ भाई कैसे चेक करेंगे। सबको बना के देख लो तुरंत। अच्छा ये एनर्जी का है, ध्यान समझना, ये एनर्जी का है तो इसका डायमेंशनल फार्मूला सबसे पहले निकाला जाए। केजी मतलब एम, मीटर का स्क्वायर मतलब एल की पावर 2, और टाइम का स्क्वायर माइनस में है ml2 t-2, यही होना चाहिए। चलो इसको देखो, m का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा l के पावर 2, और वेलोसिटी का मतलब क्या होता है लेंथ अपॉन टाइम, और इसकी पावर क्या है 3, तो ये क्या बनेगा l की पावर 2 इंटू l की पावर 3 अपॉन में t की पावर 3, ये क्या बनेगा l की पावर 5 ना 235, और t की पावर -3, ये कहीं मैच कर रहा, बताइए। तो ये वाला होगा क्या, इसका चेक करो। आगे 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 बढ़ो, आगे बढ़ो, और भी हो सकता है, मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। तो भाई हम समझ पा रहे हो, ई वाला क्यों नहीं होगा, ये बात समझ में आ रही। तो बी और डी ही करेक्ट फार्मूला देगा, बिल्कुल सही बात, बी और डी ही करेक्ट फार्मूला देगा। वैसे एयरटेल में एक सुविधा आ गई है कि अगर आप कोई उल्टा पुल्टा काम दे, ठीक है, तो तुरंत ही ब्लॉक कर देता है। प्लीज डोंट पिक अप द कॉल, स्पैमर्स को ऐसे, ठीक है, अच्छा लगता है मुझे। बढ़िया है, बेवकूफ टाइप के लोग हैं यार। डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। तो कंसीडर अ सिंपल पेंडुलम हैविंग अ बॉब अटैच्ड टू string that oscillate under the action of force of gravity. Suppose the period of oscillation of a simple pendulum depends on the length L, mass of bob m, acceleration due to gravity g. Derive an expression। बात समझ रही। इसने कहा कि आप कुछ चीजें ले लो और उससे एक फार्मूला बना दो, समझे गए नहीं। क्या क्या बता दिया इसने, कह रहा है कि एक सिंपल पेंडुलम है जिसका बॉब जो है अटैच कर दिया गया स्ट्रिंग से, बात समझ आ रही, फोर्स ऑफ ग्रेविटी से लटक रहा है। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड ऑन लेंथ एल, लेंथ क्या है एल है, मास ऑफ बॉब एम है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है। और उससे तुम्हें कह रहा है कि कोई टाइम पीरियड के लिए फार्मूला बना दो। क्या कह रहा है, टाइम पीरियड के लिए फार्मूला। तो जब कभी भी इस तरीके के फार्मूले बनाने के लिए बात आए तो सिंपल, बहुत सिंपल दिमाग में रखना है कि टाइम पीरियड के लिए कह रहा है, यानी कि टी की पावर 1 आनी चाहिए, बाकी चीजों से हमें कोई लेना देना है नहीं। लेकिन यूज किसका किसका करना है, तो जिसका जिसका यूज करना है लिख लो। एल हमको नहीं पता पावर में क्या है, लिख लिया एक्स। फिर कहा था जी हमको नहीं पता पावर में क्या है, तो लिख दिया वाई। और फिर कहा एम, तो हमको नहीं पता था तो हमने कुछ लिख दिया 5 की पावर एम की पावर जेड। तो टी इक्वल टू के एल की पावर एक्स, जी की पावर वाई, एम की पावर जेड लिख दिया।
और टाइम के लिए जब इसका डायमेंशनल होमोजेनिटी का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन और राइट हैंड साइड का डायमेंशन आपस में मैच करना चाहिए। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, m की पावर 0, फिर क्या लिखेंगे l की पावर 0, t की पावर 1। पक्की बात, k से हमें कोई खास लेना देना है नहीं, मैंने कहा था कांस्टेंट टर्म से कोई मतलब नहीं। यहाँ पे आ जाओ, g क्या होता है बेटा, जल्दी से बताओगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन है ना, तो l t - 2 यही तो होगा, है कि ना। तो g की पावर क्या हो गया y, और l की पावर तो x है, तो l की पावर तो यहाँ पे भी लिख देता हूँ x। अब फिर यहाँ पे m की पावर z है, तो यहाँ पे भी लिख देता हूँ z। अब कंपेयर करना है, क्या करना है, ध्यान समझो, बहुत अच्छे अच्छे सवाल बन जाते हैं इस पे, अभी मैं करा भी दूंगा कुछ सवाल। कंपेयरिंग, अब कंपेयर करेंगे मास वाले को। मास को देखो, m की पावर क्या है z, और कहीं तो मास है नहीं, यहाँ m की पावर क्या है 0, तो यहाँ से क्या हो गया z की पावर, z की वैल्यू क्या होगी 0। अब एक काम करो, लेंथ वाला ट्राई करो, ठीक है ना। लेंथ देखो, लेंथ का वैल्यू क्या है दिया हुआ है, यहाँ पे l की पावर x है, यहाँ पे l की पावर y है, और तो कुछ है नहीं, तो यानी कि x प्लस वाई, पावर तो ऐड होते हैं ना, x प्लस वाई, इधर l की पावर क्या है, तो क्या लिखेंगे 0। बात समझ रही। और उसके बाद देखो टाइम को, देखो टाइम की पावर यहाँ पे क्या है -2, -2y हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, तो -2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/2, y इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/2। अब तुम्हें y की वैल्यू मिल गई, बात समझ रही। y की वैल्यू यहां से हम लोग की क्या आ जा रही है -1/2, x की वैल्यू क्या आएगी, बोलो भाई, रखो इसमें x प्लस वाई इक्वल टू, गधा हो गए ये भाई साहब, x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो, x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 0, और यहाँ पे y की वैल्यू क्या है -1/2, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा +1/2 ना, ये माइनस का है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का। भाई साहब गड़बड़ा रहे हैं, गधे हो तुम। बायो वाली लड़की सिखा रही है, शर्म आ रही तेरे को। चल ठीक है, क्या माना था, t बराबर जी, t बराबर k l की पावर x, g की पावर y, m की पावर z, सारी वैल्यू रख देनी बेटा, और कुछ नहीं। t बराबर k, तो k रहने दो यहाँ पे, l की पावर x की जगह पे क्या है, l की पावर 1/2, है ना। g की पावर y की जगह पे क्या है, g की पावर -1/2, और m की पावर 0, m की पावर 0 क्या हो जाएगा 1, किसी भी चीज की पावर 0 क्या होता है 1। तो इस चीज को बेटा थोड़ा सा और ध्यान से देखी जाए, तो मैं इस चीज को बनाऊंगा तो क्या लिखूंगा, t इक्वल टू k, जो l की पावर 1/2 है, बेसिकली रूट ही तो है, और क्या है, और g की पावर -1/2 है, तो इसको नीचे कर दो रूट में, नहीं समझे। 1/2 का मतलब रूट में ऊपर, और माइनस का 1/2 है, तो इसका मतलब क्या है, रूट में नीचे। अगर मैं इसको लिखता g की पावर -1/2 अलग अलग, तो क्या लिखते हैं, रूट में 1/g, ये तो लिखता, तो मैंने साथ में लिख दिया l/g। तो ये फार्मूला आ गया, t इक्वल टू k, और ये क्या हो जाएगा l/g। अगर ये पेंडुलम इस तरीके से लटका हुआ है, और यहां से जाता है यहाँ, फिर यहां से जाता है यहाँ, और फिर यहां से जाता है यहाँ, तो तुमने क्या देखा कि ये सर्कल कंप्लीट कर रहा है, तो यानी इसका एंगल कितना होना चाहिए 2π। बात समझ रही, इसीलिए इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ जाता है 2π, इसलिए फार्मूला बनता है t इक्वल टू 2π अंडर रूट में l/g। समझ रहे हो कैसे फार्मूला बना, नोट करो, टाइम पीरियड का फार्मूला है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का फार्मूला है बेटा। पूरी कहानी हो गई, कह रही किसका है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का फार्मूला है। ये तेरा रिवीजन हो गया, ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से। अभी इस पे बहुत सारे सवाल एरर के बनते हैं, लेकिन एरर सिलेबस से हटा दिया है, बात समझ रही, एरर को सिलेबस से हटा दिया, तो मैं एरर के सवाल करा दूंगा, बहुत बड़ी चीज नहीं, ठीक है ना।
ठीक बात है, देना भी चाहिए। ज्यादा डरो मत, ये शिक्षा पूरा डर का व्यापार बन गया है। इतना डराया है लोगों को, इतना डराया है कि डरा डरा के खूब मोटी फीस ले रहे हैं। डरना नहीं है, चीजों को समझ लेना है बस। क्या ही हार्ड बना देगा, मंगल ग्रह से पेपर ले आएगा कोई, क्या ही हार्ड बना देगा। पढ़ना है, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, एक बार में नहीं, 2 बार में, 3 बार में, 5 बार में आएगा तो सही, आएगा क्यों नहीं। अभी वो वाला भी डर खत्म कर देंगे, जब खुद ही यहीं पे नीट और जेडब्ल्यू मेंस के पेपर लगाने लगोगे तो डर खत्म हो गया ना, काम खत्म। समझ गए? तो इस तरीके से था, ये चैप्टर फिनिश हो चुका है और इसके जो है अब करेंगे न्यूमेरिकल्स। रुको 1 मिनट, सबसे पहले आज की क्लास को यहीं फिनिश किया जाए, मिलते हैं कल।